Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series. It's going to be a great video, so yeah, let us begin. देखिए, सबसे पहले वो इडियम डिस्कस करते हैं जिससे रिलेटेड मैंने एक MCQ आपसे पूछा था लास्ट वीडियो में. देखिए, बहुत लोगों का गलत हुआ. आई वाज सरप्राइज्ड, अ लॉट ऑफ पीपल गॉट इट रॉन्ग. हॉब्सन्स चॉइस, देखिए इसका सही जो आंसर है वो है नो रियल चॉइस एट ऑल. नाउ कमेंट बॉक्स में मैंने ये भी देखा कि कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूजन था कि चॉइस टू लिव और डाई भी काफ़ी हद तक नो चॉइस एट ऑल लगता है, तो क्या ये भी हॉब्सन्स चॉइस हो गया, कन्फ्यूजन ना हो जाए एग्ज़ाम में. सो आई विल एक्सप्लेन दैट एज वेल. सबसे पहले ओरिजिन देखते हैं इस ईडियम का. हॉब्सन्स चॉइस देखिए काफ़ी फेमस ईडियम है, इस पर मूवी भी बन चुकी है, इसके बारे में बताऊँगा आपको अभी. देखिए 17th सेंचुरी में, मिड 17th सेंचुरी में लंदन में एक आदमी था जो लोगों को घोड़े किराए पे देता था. मगर उसने एक दिन एक रूल इंट्रोड्यूस किया. उसने कहा कि जो भी आप जब घोड़े लेने के लिए जाते हैं तो जो दरवाज़ा होता है जहाँ पे घोड़े लाइन पे लगा के खड़े कर रखे होते हैं स्टेबल के पास, वहाँ पर जो सबसे नियरेस्ट होगा वहाँ पर जो घोड़ा होगा आपको वही लेना होगा. आप अंदर जाके यू कांट पिक एंड चूज़. तो लोगों ने कहा इसका मतलब तो हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है. तो उन्होंने कहा नहीं, आप सीधा जो दरवाजे पे होगा यू कैन टेक दैट इज़ योर चॉइस. तो लोगों ने आयरॉनिक वे में उसको नाम दे दिया, ये तो हॉब्सन्स चॉइस है. वी डोंट रियली हैव अ चॉइस. वो तो जो घोड़ा वहाँ पे खड़ा होगा दरवाजे पे, इवन दो वो बूढ़ा हो, उसमें कोई प्रॉब्लम हो, हमको वही लेना पड़ेगा. सो द पीपल हैड नो चॉइस, इट वॉज हॉब्सन्स चॉइस. हाँ, ये इसका ओरिजिन है और बाद में ये इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी फेमस हो गया. इतना फेमस हो गया कि इस ईडियम के नाम पर देखो हॉब्सन्स चॉइस जो मूवी बनी है उसका हॉब्सन जो बंदा था उससे कोई रिलेशन नहीं है, उसमें कोई ईडियम के बारे में जानकारी नहीं दी हुई. वो वैसी अलग एक स्टोरी है. मगर ये ईडियम इतना फेमस हो गया आगे जाकर कि लोगों की ज़ुबान पे चढ़ गया और काफ़ी इसको पोएम्स में यूज़ किया, काफ़ी हद तक इसमें मूवीज़ भी बनी. अब ज़रा इसको यूज़ कैसे करते हैं वो भी देखते हैं. तो देखिए, हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है एक ही विकल्प. एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपके पास एक्चुअली में कोई ऑप्शन है नहीं. आपको लगता है कि शायद बहुत सारे आपके सामने ऑप्शन है, बट इन रियलिटी बस एक ही आपके पास ऑप्शन होता है. जैसे काफ़ी हद तक हॉब्सन ने किया, लोगों को लगता रहा कि खूब सारे घोड़े हैं वहाँ पे वगैरह, बट वो जो रूल था हॉब्सन चॉइस के दरवाजे के जो पास घोड़ा होगा वही लेना पड़ेगा. तो इन रियलिटी कोई ऑप्शन थी नहीं उनके पास, वही लेना था उनको. सो देखिए, अब यहाँ पर ये जो हॉब्सन चॉइस है एक ही विकल्प और चूज़ टू लिव और डाई, इसमें फ़र्क क्या है. देखो, चूज़ टू लिव और डाई अपने आप में एक हॉब्सन्स चॉइस है, मगर हॉब्सन्स चॉइस का मतलब सिर्फ ये नहीं हो सकता टू चूज़ टू लिव और डाई. समझ रहे हो ना. अगर देखो इलेक्शन होते हैं इंडिया में, इट इज़ अ केस ऑफ हॉब्सन्स चॉइस. हॉब्सन्स चॉइस मतलब सारी पार्टियां घूम फिर एक जैसी ही होती है, उन्होंने जब पावर में आके एक ही काम करना होता है. वोटर्स को हल्का सा लगता है कि ये अलग है ये अलग है, बट इन रियलिटी जब पावर में वो आ जाती हैं तो दे आर प्रीटी मच द सेम. तो वो हॉब्सन्स चॉइस है. अब यहाँ पर भी ये भी हॉब्सन्स चॉइस है, मगर ऑफ कोर्स हॉब्सन्स चॉइस सीमित होकर यहाँ पर नहीं रह जाती कि चॉइस बिटवीन टू लिव और डाई. चॉइस बिटवीन टू लिव और डाई ये एक हॉब्सन्स चॉइस का पार्ट है, मगर हॉब्सन्स चॉइस एज ए होल हम सिर्फ इसमें एनकैप्सुलेट नहीं कर सकते. आई होप आप समझ पा रहे होंगे. सो यहाँ पर एक सेंटेंस है जस्ट टू शो यू हाउ यू कैन यूज इट. इट्स अ केस ऑफ हॉब्सन्स चॉइस बिकॉज बोथ द कैंडिडेट्स हैव करप्शन चार्जेस अगेंस्ट देम. तो मान लो किसी कंस्टिट्यूंसी में इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे दो कैंडिडेट्स खड़े हैं, दोनों के खिलाफ करप्शन चार्जेस हैं, तो आप कहोगे इट्स अ केस ऑफ हॉब्सन्स चॉइस. हमको लगता है कि दो कैंडिडेट हैं, बट इन रियलिटी एक ही विकल्प है, करप्ट आदमी आएगा पावर में. ठीक है. सो दिस इज हॉब्सन्स चॉइस. अच्छा, दो और वर्ड हैं, डायलेमा और फॉल्स डायलेमा. उससे थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, आपको थोड़ा वो भी क्लियर कर देता हूँ. अच्छा देखिए, उसके अलावा दो और यहाँ पर ये वर्ड्स आपको बता रहा हूँ, कभी काम आ सकते हैं, डायलेमा और फॉल्स डायलेमा. डायलेमा और हॉब्सन्स चॉइस को कंफ्यूज मत कर लेना. देखो, डायलेमा में क्या होता है कि आपके पास दो या दो से ज़्यादा ऑप्शन होती है, मगर उनमें से कोई भी अट्रैक्टिव नहीं होती, अच्छी ऑप्शन नहीं होती. जैसे फॉर एग्जांपल कोई अनफॉर्चुनेट आदमी हो, वो ऐसी स्थिति में आ जाए कि जैसे उसको अपने दो दोस्तों में से एक की जान बचानी है, तो डिलेमा में आ जाएगा किसकी जान बचाऊं, कितना एक अनफॉर्चुनेट है. ठीक है. फॉल्स डिलेमा में क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है. देखो, फॉल्स डिलेमा होता है जिसमें आपका ध्यान सिर्फ दो ऑप्शंस में होता है, बट इन रियलिटी आपके पास और भी ऑप्शंस होती हैं. जैसे लोग फॉल्स डिलेमा में रहते हैं, एप्पल और सैमसंग के बीच में देखते रहते हैं
कि यार कौन सा लूँ इनमें से, मगर उनको ध्यान नहीं होता कि और भी कंपनीज हैं खूब सारी, तो दे आर इन फॉल्स डिलेमा। उनको लगता है कि सिर्फ 2 ऑप्शन है, बट इन रियलिटी देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल। आगे बढ़ने से पहले देखिए आप लोगों के लिए एक MCQ है, पेरिल। पेरिल का आपको सिनोनिम बताना है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको अटेम्प्ट करिएगा। देखिए अगला शब्द है स्टार्टलिंग, एडजेक्टिव है, यहाँ पे द हिंदू में उन्होंने यूज़ किया है। दिस वॉज ऑलमोस्ट स्टार्टलिंग। खैर काफ़ी सारे आर्टिकल्स में बस मतलब यही है कि द हिंदू से है, यहाँ से हम इतना समझ नहीं पाएंगे इससे। तो देखिए स्टार्टलिंग का मतलब होता है चौंकाने वाला, एस्टॉनिशिंग, अमेजिंग, एस्टाउंडिंग। अच्छा यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया वर्ड है, प्रोनाउंस करने में बहुत मज़ा आता है, सुनना, फ्लैबरगास्टिंग। ठीक है, फ्लैबरगास्टेड, ये सरप्राइज्ड का या एस्टॉनिश्ड का सिनोनिम होता है। तो कभी आप मान लीजिए थोड़ी आपको लच्छेदार अंग्रेजी बोलने का मन कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि आप मतलब रादर देन सेइंग आई वॉज एस्टॉनिश्ड यू कैन से आई वॉज फ्लैबरगास्टेड। ठीक है, सो याद रखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अलग से भी इसको कभी ट्रीटमेंट देंगे बढ़िया सा, अभी के लिए इसको एज ए सिनोनिम याद कर लीजिएगा। सेंटेंसेस क्या होंगे स्टार्टलिंग के, चक्कर में डालने वाला, चौंका देने वाला, आई ओपनिंग, ब्लाइंड साइडिंग। देखिए आप कह सकते हो देयर वर सम स्टार्टलिंग रेवलेशंस इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा बार यूज़ करते हैं लाइन। मान लो आम आदमी पार्टी टाइप की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, ये इस नेता ने ये किया वगैरह, सो काफ़ी स्टार्टलिंग रेवलेशंस होते हैं उसके अंदर, चौंका देने वाले। ठीक है, तो उसके अलावा ये भी कह सकते हो आई वॉज स्टार्टल्ड व्हेन आई वॉन द लॉटरी। मैं चौंक गया था, आई वॉज अमेज्ड, हो लॉटरी जीत गया। ठीक है, सो उसके अलावा जब एंटोनिम होंगे इसके, वो क्या होंगे, यू कैन से कॉमन, म्यूंडेन, बोरिंग, अनइंस्पायरिंग। ठीक है, अनसरप्राइजिंग भी हो सकता है। ठीक है, सो इस सब का ये एंटोनिम हो सकता है। एंड याद रखिएगा, इससे मैं MCQ भी पूछूंगा। एक्चुअली मैं इस महीने के एंड में इस पूरे महीने की एक टेस्ट भी बनाऊंगा, इस पूरे महीने का जो PDF टेस्ट होगा वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। आगे देखिए एडिटोरियल जो सेक्शन था आज के अखबार का, वहाँ पर एक ईडियम था शॉर्ट श्रिफ्ट। शॉर्ट श्रिफ्ट का देखिए अर्थ क्या होता है। शॉर्ट श्रिफ्ट मतलब एक ब्रीफ अनसिंपैथेटिक ट्रीटमेंट होता है। अब जैसे यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने, गिविंग शॉर्ट श्रिफ्ट टू चिल्ड्रंस राइट्स। अच्छा यहाँ पर कह रहे हैं कि जो चिल्ड्रंस राइट्स हैं उस पर बहुत ही कम अटेंशन दी जा रही है। ठीक है, तो इट मीन्स काफ़ी अनसिंपैथेटिक ट्रीटमेंट देना, और ये इसका मतलब ये भी हो सकता है रिजेक्ट करना, मगर यहाँ पे रिजेक्ट नहीं कह रहे, मगर कुछ केसेस में शॉर्ट श्रिफ्ट का ये भी मतलब हो सकता है कि कुछ रिजेक्ट कर देना। ठीक है, इतनी कम उस पर अटेंशन देना कि ऑलमोस्ट आपने रिजेक्ट ही कर दिया उसको। तो यहाँ पे 2 सेंटेंसेज हैं इसके। द ब्यूरोक्रेट्स गेव माई रिक्वेस्ट अ शॉर्ट शिफ्ट। देखा क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, ब्रीफली एक बार देखा और कोई कंसिडरेशन नहीं दी, कोई अटेंशन नहीं दी उसको। आप ये कह सकते हो आई विल गिव हिम अ शॉर्ट शिफ्ट इफ़ ही आस्क्स मी फॉर अ फेवर अगेन। फेवर मतलब अगर कोई मुझसे फिर से कोई कहता कि मेरे कोई काम कर दे, अगर फिर से मुझसे कुछ चाहता, फेवर चाहता है, तो मैं उसको मतलब अटेंशन नहीं दूंगा बिल्कुल भी। आई विल गिव हिम अ वेरी अनसिम्पैथेटिक ट्रीटमेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा शॉर्ट श्रिफ्ट। देखिए अगला शब्द है प्रिकेरियस। यहाँ पे द हिंदू में उन्होंने यूज़ किया है न्यूक्लियर मैन्युफैक्चरर अरेवा विद इन पार्टनरशिप विद मित्सुबिशी हैज़ सिमिलरली प्रिकेरियस पोजीशन डिस्पाइट होप्स ऑफ अ बेलआउट बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट। अच्छा, प्रिकेरियस पोजीशन, तो ये कौन सी पोजीशन है? क्या ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन है? क्या ये इंटरेस्टिंग पोजीशन है? नहीं, ये एक कमज़ोर पोजीशन है, ये एक रिस्की पोजीशन है, ये एक अनसेफ, पेरिलस। याद है अभी आप चलो कोई नहीं, इसका आपको आंसर नहीं में मिल जाता है, पेरिलस। याद है अभी एक आपसे MCQ पूछा था पेरिल, तो उससे निकलता है पेरिलस। ठीक है, तो प्रिकेरियस और पेरिलस भी काफ़ी हद तक सिनोनिम्स हैं। प्रोन टू अ कोलैप्स, ठीक है, अनरिलायबल, इनसिक्योर, अनसर्टन, अस्थिर, खतरनाक पोजीशन है। जो भी रीज़न है उसकी वजह से वो एक खतरनाक पोजीशन में है। सेंटेंसेस आप बहुत तरीके से बना सकते हो उसको, आप एसेस में आप बहुत यूज़ कर सकते हो। कोई ऐसा वर्ड भी नहीं है कि कोई सुन के कहेगा कि ये कहाँ से ले आया है, काफ़ी बार यूज़ होता है ये एसेज वगैरह में। यू कैन से जिम्बाब्वेज इकोनॉमी इज़ इन ए प्रिकेरियस स्टेट। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि स्लम ड्वेलर्स लिव इन प्रिकेरियस कंडीशंस। काफ़ी हद तक अनहाइजेनिक जगह होती है, काफ़ी बीमारियाँ वगैरह हो सकती हैं वहाँ पे, तो काफ़ी डेंजरस और खतरनाक सी जगह होती है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? ऑफ कोर्स सेफ, सिक्योर, सर्टन, हेल्दी, रिलायबल। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रिकेरियस। देखिए अगला शब्द है गर्डिंग। गर्ड से बनता है गर्डिंग। इंडियन फर्म्स गर्डिंग फॉर ब्रेक्जिट सी लाइट।
अच्छा देखिए, गर्डिंग का अर्थ होता है किसी डेंजरस सिचुएशन के लिए तैयार रहना। जब आप गर्ड करते हो तो आप प्रिपेयर कर रहे होते हो खुद को फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। अच्छा, ये देखिए काफ़ी हद तक शूरवीरों के लिए भी यूज़ होता है, जैसे ये सेंटेंस मैंने यहाँ पे बनाया है, द वॉरियर्स गर्डेड देमसेल्व्स फॉर, सॉरी विद नहीं आएगा, फॉर बैटल। तो बैटल के लिए काफ़ी हद तक अपने आप को तैयार कर रहे थे। तो यहाँ पे द हिंदू में क्या कह रहे हैं, इंडियन फर्म्स गर्डिंग फॉर ब्रेक्जिट। देखिए ब्रेक्जिट काफ़ी हद तक इंडियन फर्म्स के लिए ख़राब होगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन जब यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाएगा तो देखिए काफ़ी सारी जो हमारी कंपनीज हैं इंडिया की, टाटास वगैरह, वो जब यूरोप में एक्सेस चाहते हैं यूरोपियन मार्केट का, तो वो लंदन या ब्रिटेन में बेसिकली वहाँ पर वो अपना हेड ऑफिस खोल लेते थे। तो वहाँ से वो इजीली पूरे यूरोप में बिजनेस कर पाते थे। तो और उनका जो वहाँ पे वर्कर्स होते थे, जो उस कंपनी के हैं, जो भी मैनेजर्स वगैरह होते थे, उनको भी एक इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट मिलता था, काफ़ी फेमिलियर रहते थे उससे, तो उनको कंफर्टेबल रहता था। मगर जब ब्रिटेन अलग हो जाएगा यूरोपियन यूनियन से तो इंडियन फर्म्स को नुकसान होगा, क्योंकि सडनली हेड ऑफिस शिफ्ट करना पड़ेगा। यूरोप एक बहुत ही बड़ी मार्केट है, वहाँ पे एक्सेस कैसे लेंगे? तो इंडियन फर्म्स आर दैट आर गर्डिंग फॉर ब्रेक्जिट, तैयार हो रहे हैं, झटका लगने वाला है, डेंजरस सिचुएशन आने वाली है, उसके लिए तैयार हो रहे हैं। बट दे सी लाइट भी अभी समझाऊंगा आपको, ताकि पूरा जो है ये जो लाइन है आपको समझ में आ जाए अच्छे से। देखिए सी लाइट का अर्थ होता है जब आप फाइनली कोई चीज़ समझ पाते हैं, जब आप फाइनली किसी चीज़ का जो रियल ट्रू कैरेक्टर होता है वो समझ पाते हैं, जब आप उसका नेचर समझ पाते हैं, ठीक है। तो फाइनली वो क्या कर रहे हैं, उनको अब काफ़ी हद तक समझ में आ रहा है कि उनको करना क्या है, वॉट शुड बी देयर कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस है, फाइनली नियर द एंड ऑफ द मीटिंग द मिनिस्टर सॉ लाइट एंड विड्रू हिज ऑब्जेक्शंस टू द प्रपोजल। तो कोई भी प्रपोजल था उन पे ऑब्जेक्शन थी, तो फाइनली मीटिंग की एंड में वो समझ गए कि हाँ ठीक है असल बात क्या है, और उन्होंने उसी बात को समझते हुए अपनी जो ऑब्जेक्शंस थी वो उन्होंने वापस ले ली। तो याद रखिएगा। आगे देखिए ये एक वर्ड है एवोल्यूशन, आपको इसका सिनोनिम बताना है, आपके सामने ऑप्शंस हैं। सो डू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। देखिए अगला शब्द है डिफ्लेट। यहाँ पे तो हिंदू में उन्होंने यूज़ किया है, इंडियन स्पिन पेस कॉम्बो डिफ्लेट्स ऑस्ट्रेलिया। डिफ्लेट का देखिए क्या अर्थ होता है, डिफ्लेट मतलब हवा निकाल देना, लेट एयर और गैस आउट ऑफ, ठीक है, किसी भी टायर बलून। मगर इसको फॉर अ पर्सन भी यूज़ कर सकते हो। पर्सन को कैसे यूज़ करोगे आप? यू कैन से किसी को काफ़ी हद तक उसकी हवा निकाल देना, उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देना, उसको फ्लैटन कर देना, ठीक है, उसका ऑलमोस्ट एक तरीके से उसको कोलैप्स कर देना, उस पर्सन को नहीं मगर कोई भी आर्ग्यूमेंट को भी आप डिफ्लेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेज आपके लिए, ही इज़ ए कॉन्फिडेंट कैरेक्टर, नथिंग सीम्स टू डिफ्लेट हिम। काफ़ी कॉन्फिडेंट आदमी है, कोई भी चीज़ उसको डिफ्लेट नहीं कर पाती। उसके अलावा ये भी कह सकते हैं, रोहन वॉज डिफ्लेटेड व्हेन ही सॉ हिज एक्स गर्लफ्रेंड हैड मूव्ड ऑन। मूव्ड ऑन मतलब वो आगे उन्होंने कोई और अपना रिश्ता बना लिया। सो रोहन वॉज डिफ्लेटेड टू सी दैट, काफ़ी हद तक हवा निकल गई उसकी। अच्छा एंटोनिम क्या होंगे इसके? यू कैन से इन्फ्लेट। डीफ्लेट का उल्टा क्या होगा? इन्फ्लेट। इन्फ्लेट मतलब हवा भरना, एक्सपैंड, बूस्ट। आगे देखिए एक और वर्ड है ऑसिफाई। ये SSC CHSL 2013 में आया था, तो आपको इसका अर्थ बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, डू अटेम्प्ट इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। सारे के सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिल जाएंगे इन द PDF दैट विल बी अवेलेबल इन द टेलीग्राम ग्रुप। आगे देखिए अगला वर्ड है डेफर्ड। डेफर्ड का देखिए अर्थ होता है किसी चीज़ को डिले करना, पोस्टपोन करना, टू डिले समथिंग अंटिल अ लेटर टाइम। अच्छा तो मेन यहाँ पे होता है लोगों को इसका सेंटेंस कैसे बनाना है। तो देखो यहाँ पे ना अंटिल लिखा करो, द जज डेफर्ड द सेंटेंस अंटिल 10th of January, ठीक है। तो मेन यही है। बाकी डेफर्ड का सिनोनिम और एंटोनिम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, एडजर्न करना, डिले करना, टू पुट ऑफ समथिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, याद रखिएगा। पुट ऑफ मतलब उस किसी चीज़ को डिफर करना, उसको आगे जाकर अभी पोस्टपोन कर देना। और इसके जो एंटोनिम होंगे, दैट कैन बी डिसाइड, एक्ट, डील, अभी के अभी एक्शन लेना, टू डिसाइड समथिंग नाउ, टू एक्ट नाउ, टू डील विद इट राइट नाउ, ठीक है। तो याद रखिएगा डेफर्ड। एंड फाइनली द टास्क ऑफ द डे। तो आपको सेंटेंस बनाने हैं हॉब्सन्स चॉइस या प्रिकेरियस पे, ठीक है। मैं कोई अगर एडवांस लेवल का स्टूडेंट है तो वो हॉब्सन्स चॉइस पे बना सकता है। आई एम श्योर जो ज़्यादातर जो जो एडवेंचरस स्टूडेंट्स हैं, द पीपल हु लाइक चैलेंजेस, वो हॉब्सन्स चॉइस पे बनाएंगे। एंड अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे तो यू कैन ऑल्सो मेक अ सेंटेंस ऑन प्रिकेरियस, बट डू मेक सेंटेंसेज मैन। इन दी एंड
आप जो लिखेंगे, जो आप खुद क्रिएटिविटी यूज़ करेंगे, दैट विल बेनिफिट यू द मोस्ट। और उसके अलावा यू कैन ऑल्सो वॉच द वीडियो अ फ्यू टाइम्स, तो उससे भी आपको मेमोराइज़ करने में आसानी होगी। मैं जल्द ही एक PDF में टेस्ट अपलोड करूँगा इस पूरे मंथ का ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, तो मेक श्योर यू अटेम्प्ट दैट एज वेल, दैट विल हेल्प यू रिवाइज अ लॉट ऑफ वर्ड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू टुमारो।